क्या बोलते हैं, इन एन ऑर्डर डेटेड 20/8 समथिंग इशू टू जीएच प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी हैज कंफर्म्ड अ सीजीएसटी डिमांड ऑफ 280 करोड़ रुपए की डिमांड निकाल दी। डिमांड क्रिएटेड 280 करोड़। द कंपनी इज डिस्प्यूटेड द एंटायर डिमांड। ओए होए कह रहा इसमें सब पूरी की पूरी डिमांड खराब है ये of CGST and wants to know how much pre-deposit it is required to make under the CGST Act for filing of an appeal before the appellate authority against the order of the joint commissioner। तो भाई ये सारा डिस्प्यूट में तो 28 करोड़ का 10%, सॉरी 280 करोड़ का 10% बोले तो 28 करोड़ निकल के आएगा, बट इस पर जो कैपिंग है वो 25 करोड़ की है, तो 25 करोड़ का यहां पर आपको प्री डिपॉजिट देना पड़ेगा। लेकिन चूंकि ये सीजीएसटी बेस्ड क्वेश्चन है तो मेरा इसमें व्यू ये भी है कि भैया अगर सीजीएसटी तो एसजीएसटी तो डेफिनेटली होगा, अकेले सीजीएसटी तो हो नहीं सकता। हम ये भी नहीं कह सकते कि ठीक है एसजीएसटी का ऑर्डर पास नहीं किया होगा, पर क्वेश्चन सीजीएसटी पर ही बेस्ड है तो यहां पर निकल के आएगा 25 करोड़। आखिर में एक नोट दे सकता हूं कि सेम फॉर एसजीएसटी भी रखवाया जाएगा, जो चीज यहां लिखी हुई है सेम फॉर एसजीएसटी के लिए भी आएंगी। 25 करोड़ यहां है तो 25 करोड़ सीजीएसटी के लिए भी आपका निकल के आएगा। ठीक है, अच्छा था बात। एज्यूमिंग दैट the appellate authority has, दूसरा, assuming that the appellate authority also confirm the order of the joint commissioner। आगे बढ़िए, मान लो appellate authority ने भी joint commissioner का जो order था वो confirm कर दिया, कह रहे भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहा था joint commissioner, एकदम सही था जी, हम तो अपील लेके वहां गए, उसने confirm कर दिया। and the company wants to file an appeal before appellate tribunal को जाना चाहती, कर हम आगे जाएंगे against the order of appellate authority, how much pre-deposit it has to make under CGST Act। कंफर्म कर दिया मतलब ये हो गया कि उन्होंने भी बोल दिया कि हाँ डिमांड 280 करोड़ रुपए की ही है, डिमांड 280 करोड़ रुपए की ही है, उन्होंने ये कंफर्म यहां पर कर दिया। तो अब मुझे अगली स्टेज पर जाकर क्या करना होता है, डिस्प्यूटेड अमाउंट का मुझे यहां पर 20% जमा कराना होता है, तो वो 56 करोड़ मेरा हो गया। तो सीजीएसटी के वास्ते मेरा 56, लेकिन सर मैक्सिमम लिमिट कितने की है सेकंड स्टेज पे 50 करोड़ की, तो 50 करोड़ यहां पर जाएगा। एंड सेम प्रोविजन ऑल्सो फॉर एसजीएसटी के लिए भी बनाए जाएंगे। वैसे मेरे हिसाब से क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव करना चाहिए था, इनको बोलना चाहिए था कि अपलेट अथॉरिटी ने डिमांड बढ़ाकर 300 करोड़ कर दी। अगर डिमांड बढ़ के 300 करोड़ हो जाती तो फिर मुझे बताइए 20% आप किसका लेते, 280 का या 300 का? साहब 300 करोड़ का, जो आपका ऑर्डर इन अपील होता है उसका 20% लिया जाता है। चेक कर लीजिए, डायग्राम में साफ लिखा हुआ है, ठीक है ना जी? हाँ सर एकदम ठीक है। तो बढ़िया, आगे जरा क्या बोलते हैं, ये हो गया जी अपना, ये तो बहुत अच्छी बात है, पहला क्वेश्चन टन। उसके बाद में स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ मैंडेटरी प्री डिपॉजिट विच शुड बी मेड अलोंग विद एवरी अपील बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी। पहली जो अपील लेके जा रहे हो, एंड द अपीलेट ट्रिब्यूनल डज मेकिंग द प्री डिपॉजिट हैव एनी इंपैक्ट ऑन रिकवरी प्रोसीडिंग्स। यस, देखो मेरी बात सुनो, प्री डिपॉजिट पहले करना होता है या अपील पहले जाती है? पहले आप प्री डिपॉजिट करते हो, फिर अपील फाइल करते हो। अपील फाइल करते समय प्री डिपॉजिट की पूरी डिटेल्स डालते हो, एप्लीकेशन फाइल हो जाती है, फिर एक्नॉलेजमेंट आती है। तो जब एक्नॉलेजमेंट आती है तो आपकी अपील को एक्सेप्टेड माना जाता है और कंसीडर किया जाता है। तो क्या बोलते हैं, तो दोनों के नियम कानून पूछ रहा और रिकवरी प्रोसीडिंग। हाँ भाई साहब अपील में चले जाओगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, फिर वहां पर हम बता दें आपको कि रिकवरी जो प्रोसीडिंग्स हैं उन पर स्टे लगा दिया जाता है। तो 107 के मतलब फुल अमाउंट ऑफ टैक्स वगैरह जो अनडिस्प्यूटेड था, जिस पे एडमिट किया था, वो तो आपको सारा का सारा भाई साहब जो वो तो आपको चुकाना ही चुकाना है, उसमें तो कोई बात है ही नहीं, है ना? वो तो पूरा अमाउंट आपको चुकाना ही चुकाना है। और क्या बोलते हैं, जो डिस्प्यूटेड था उसका 10% ऑफ टैक्स, उसको 10% ऑफ टैक्स आपको चुकाना है। तो यानी कि ये तो हो गया जो बी टेबल में था, याद आया? टेबल ए के अंदर टोटल डिमांड हो रही थी, टेबल बी वाला पूरा चुकाना होता था, टेबल का जो सी पार्ट था उसके अंदर आपको ये डिस्प्यूट वाले की बात करनी होती थी जी। सेक्शन 112 का 8 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट लेज डाउन द नो अपील कैन बी फाइल्ड बिफोर, ये तो हो गया, ठीक है जी। डज सीजीएसटी लॉ प्रोवाइड फॉर एनी अपील टू एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एनी ऑर्डर और डिसीजन पास्ड अगेंस्ट हिम बाय एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर द सीजीएसटी एक्ट? क्या कह रहा है, डज सीजीएसटी लॉ प्रोवाइड्स एनी अपील टू ए पर्सन एग्रीव्ड बाय एनी ऑर्डर और डिसीजन पास्ड अगेंस्ट हिम बाय, हाँ है ना, अपीलेट अथॉरिटी के पास जाता है भाई, वहां जाइए,
प्री डिपॉजिट दीजिए, 3 महीने के अंदर जाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ मामलों में आप नहीं जा सकते। नोबडी कैन फाइल एन अपील विद रिस्पेक्ट टू 4 केसेस। बाकी सब में जा सकते हो, पहली अथॉरिटी के पास में चले जाइए, लेकिन 4 मामलों के अंदर आप नहीं जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? Hariharan had filed an appeal before the appellate tribunal. Hariharan had filed an appeal before the appellate tribunal against an order of the appellate authority. Appellate tribunal चले गए हरिहरन, against an order of appellate authority where the issue involved relating to place of supply. जो मामला था वो आपका place of supply से संबंधित था जी। तो कौन से appellate tribunal गए होंगे जी? अरे भाई साहब, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो वो थे जो आईटीसी के चैप्टर में थे, क्वेश्चन तो वो थे जो कंप्यूटेशन में थे। ये क्वेश्चन है कोई? ये खिलौने हैं। ये क्वेश्चन वहीं से बनते, किस चैप्टर में क्वेश्चन नहीं बनते भाई साहब, बढ़िया वाले। द ऑर्डर ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी इज ऑल्सो इन फेवर ऑफ द डिपार्टमेंट। अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर था वो भी डिपार्टमेंट के फेवर में आ जाता है। हरिहरन नाउ वांट्स टू फाइल एन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल एज ही फील्स। हाँ, फील तो करा, लेकिन पैसे पूरे तैयार रखना पेमेंट करने के लिए। As he feels stand taken by him is correct. Oh yeah. You are required to advise him suitably with regard to the filing of an appeal before the appellate forum higher than the appellate tribunal. तो हाई कोर्ट जाएगा, सारे पैसे देके जाएगा, 180 दिन में जाएगा, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तभी जाएगा, बस। और क्या बताएं? एक्सप्लेन प्रोविजन रिलेटिंग टू, सॉरी हाई कोर्ट नहीं, सॉरी, प्लेस ऑफ सप्लाई था ना, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, 119 के मुताबिक सारे पैसे देकर जाएगा, और कोई टाइम लिमिट किसी प्रकार की है नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जाने, वैसे करके बात करी जाएगी। ठीक है जी। एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 36। ओह, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दरअसल। इसका ए पार्ट है और एक इसका बी पार्ट है। तो बी पार्ट मैंने एज इट उठा लिया, तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट से संबंधित है। तो भाई साहब 72 महीने का समय होता है, बता दे लो क्या दिक्कत है? अपील में बुक्स ऑफ अकाउंट की बात कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है जी, 72 महीने का समय होता है। लेकिन अगर कोई केस वेस लग जाता है तो उसका जो डिसीजन आता है, उसके डिसीजन के 1 बरस का समय काउंट कीजिएगा, और यहां तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने होते हैं। तो जहां 72 महीने पूरे हुए वहां पर, और ये पीरियड जो निकल के आएगा विच एवर इज लेटर, वहां तक आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके रखने होंगे हैं। ओके, चलो आगे। विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट एक्सप्लेन ब्रीफली लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी। ये तो डिमांड एंड रिकवरी से आगे। डिमांड एंड रिकवरी के अंदर जो स्पेशल रिकवरी का जो मैकेनिज्म था कि रिकवरी किससे करी जाए, तो प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर हैं और मान लीजिए उन्हें कुछ लिक्विडेशन हो गया है, वैसा कुछ करके हो गया है, तो वहां बात अलग होती है। और नॉर्मली जब हम बात करते हैं कि भाई वो डायरेक्टर हैं, तो जॉइंटली एंड सेवरली उनसे भी रिकवरी करी जाती है, वैसी वाली बात का आंसर यहां पर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिपार्टमेंटल अपील टू अपीलेट अथॉरिटी। 107 में कैसे करते हैं, पूरा लिख के आना। APL 0, अगर सर फॉर्म हमें याद है और हम एग्जाम में लिख दें तो सोने पे सुहागा। अगर तुम्हें फॉर्म नंबर याद है और तुम वो प्रोसीजर भी जैसे यहां पे लिख रहे हो तुम प्रोसीजर, APL 01 के अंदर एप्लीकेशन जाएगी, एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या लिखा होगा, क्योंकि जो चीज हम प्रैक्टिकली आंखों से देख लेते हैं ना, वो हमेशा याद रहती है। टोटल डिमांड क्या है, डिस्प्यूटेड क्या है, एडमिटेड कितनी है, वो सारा करने के बाद डिपॉजिट करेंगे, फॉर्म भरेंगे, एक्नॉलेजमेंट आएगी, उसके बाद में 3 महीने का समय होता है, 1 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है, प्री डिपॉजिट इतना करना है। तो ये सारा कुछ करने के बाद में आप वहां पर फाइल करेंगे। 4 मुद्दों के अंदर अपील फाइल नहीं होगी तो वैसे करके बताएंगे। विद रेफरेंस टू सेक्शन 108 एलाबोरेट सीजीएसटी एडजस्टेड अथॉरिटी कैन रिवाइज एन ऑर्डर पास्ड बाय द सबऑर्डिनेट्स। With reference to 108, elaborate whether CGST adjusted authority can revise an order passed by the subordinate। देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं, मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिवीजन अथॉरिटी के ऊपर एक शॉर्ट नोट आपको लिख के चलना है कि डिपार्टमेंट के लिए सुविधा होती है, और जब अपीलेट अथॉरिटी के दरवाजे बंद हो जाते तो रिवीजन अथॉरिटी के दरवाजे खुल जाते, वहां पर आप जा सकते हो। समय 6 महीने के बाद, 3 साल से पहले पहले कभी भी जा सकते हो, लेकिन 4 मामलों में आप नहीं जा सकते हो। ठीक है जी, आगे बोलते हैं। XY company received an adjudication order passed by the Assistant Commissioner of Central Tax under Section 73 of CGST Act 2017, wherein it was decided as follows। क्या डिसाइड किया जाता है? पर्टिकुलर्स आपके यहां पर बताए हुए हैं। CGST SGST ड्यू जो बनता था वो आपका 6 लाख रुपए का बनता था, टोटल 6 लाख के बनते थे। इंटरेस्ट वगैरह जो बनता था वो इतना बनता था, पेनल्टी आपकी इतनी बनती थी। ये क्या था? ये आपका ए था जी, ए।
डिमांड क्रिएटेड, जो डिमांड क्रिएट करी गई थी वो इतनी डिमांड थी, ठीक है। assessee had filed an appeal before this how much company has to pay as pre-deposit of duty under section 1076 of the CGST, कितना प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा इनको। तो क्या ये एडमिट किया है इन्होंने कुछ? नहीं, एडमिट कुछ नहीं किया। अगर इन्होंने एडमिट कुछ भी नहीं किया है भाई साहब, पूरा का पूरा डिस्प्यूट में अगर ये चला जाता है तो जो आपका पूरा 6 लाख रुपए है ये, तो 6 लाख का निकाल दो सीधा 10%, तो 60,000 रुपए का आपको यहां पर प्री डिपॉजिट करना पड़ जाएगा, ऐसे करके। दूसरा आगे बोलता है whether your answer would be different if assessee appeals only against part of the demand say 4 लाख। वो कुछ एडमिट कर लेता है, कुछ डिस्प्यूट में डालता है, तो उसने कुछ अपना यहां पर एडमिट भी कर लिया और उसने कुछ डिस्प्यूट में भी डाला है। तो जो उसने एडमिट कर लिया वो कितना, 4 लाख पे डिस्प्यूट डाला है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसने यहां पर जो 2 लाख रुपए का अमाउंट था वो एडमिट कर लिया है। 2 लाख उसने एडमिट अपने कर लिए हैं। अच्छा जी, 2 लाख एडमिट किए हैं तो साथ में उसका करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट भी आएगा, है ना। प्रपोर्शनेट जो इंटरेस्ट बनेगा वो यहां पर आएगा उसका, जो भी मतलब 2 लाख पे बनता होगा। पेनल्टी इस पे इतनी बनती थी तो अकॉर्डिंगली आपने 20,000 की पेनल्टी भी एक्सेप्ट कर ली होगी। तो भैया ये आपका 2,20,000 और प्लस आपका जो इंटरेस्ट है ये तो भैया आप पे कर ही दीजिए, टू बी पेड, पूरा पैसा देना पड़ेगा आपको ये। और जो आपके यहां पर थे इसका इंटरेस्ट अलग होगा, इसकी पेनल्टी बनेगी 40,000 रुपए की। इस पर आप डिस्प्यूट पैदा कर रहे हो तो यहां आपको देना पड़ेगा 10%। लेकिन 10% किसका होता है? 10% टैक्स अमाउंट होता है। 50 बार बता दिया मैंने आपको। 4 लाख का 10% यानी कि 40,000 आपको ये देना पड़ेगा। तो 2,20,000 इंटरेस्ट और ये आपका 40,000 अलग से, ये आपको ऐसे देना पड़ेगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो आपको क्या क्या, 2 लाख प्लस 20,000 और प्लस उसके ऊपर का इंटरेस्ट ये देना है एंड आपको ये देना है। तो इस प्रकार से आपको टोटल अमाउंट इतना यहां पर भरना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 रिपीट क्वेश्चन है जी आपका। क्वेश्चन नंबर 9, अपीलेट ट्रिब्यूनल हैज द डिस्क्रिशन टू रिफ्यूज टू एडमिट एनी अपील। क्या इनको किसी अपील को रिफ्यूज करने की पावर है? यस। अगर मामला 50,000 तक का सीमित है तो इनको किसी भी अपील को यहां पर रिफ्यूज करने की पावर है। एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू रेक्टिफिकेशन ऑफ अपरेंट फ्रॉम द एरर ऑन द फेस ऑफ इट। तो सीजीएसटी एक्ट के अंदर बताते कि भाई साहब यहां पर आप कर सकते हो डिसीजन ऑर्डर जो भी है जिसमें कोई गलती हो गई है तो जिसने गलती की है वही इसको ठीक करके देगा। तो ये किया जा सकता है। इसमें आपके 2 तरह की बातें करी जाती हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ डॉक्यूमेंट and such rectification cannot be made after the period of 3 months from the date of issue of so and so। मैं आपको बता दूं यहां पर एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन मैं आपको दे दूं। एक अपलेट अथॉरिटी पर या अपलेट ट्रिब्यूनल पर अगर यहां पर मिस्टेक है अपलेट ट्रिब्यूनल लेवल पर, तो इस मिस्टेक को दूर करने के लिए समय सीमा होती है आपकी 3 महीने की, ठीक है। और अगर अपलेट अथॉरिटी लेवल पर कोई गलती अगर होती है तो उसमें समय सीमा होती है 6 महीने की ठीक करने की। ध्यान रखिएगा बात को, 3 महीने या 6 महीने की समय सीमा होती है। हालांकि यहां पर कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया कि ये किसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि 3 मंथ या 6 मंथ जो भी एज द केस में भी यहां पे पढ़ा जाएगा। राइट सर। अपलेट ट्रिब्यूनल लेवल पर 3 मंथ्स और अपलेट अथॉरिटी लेवल पर 6 महीने की समय सीमा यहां पर होती है जी। आगे बोलते हैं व्हेन द कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी फील्स, क्या फील हो रहा है भाई साहब, दैट द ऑर्डर पास्ड इज नॉट लीगल एंड प्रॉपर। तो कोई बात नहीं, अपने कॉमन सेंस से विचार कीजिए और सबऑर्डिनेट को भेजकर डिपार्टमेंटल अपील फाइल करवा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हेन द कमिश्नर फील दैट द ऑर्डर पास्ड इज नॉट लीगल और प्रॉपर, तो वेदर ही कैन रिवाइज, क्या वो खुद कमिश्नर रिवाइज कर सकता है? जी नहीं, वो खुद नहीं कर सकते, उन्हें डिपार्टमेंटल अपील फाइल करनी होगी और अपीलेट अथॉरिटी ही इसको चेंज कर सकती है। जिसका काम उसी को छाजे और करे तो डंडा बाजे। तमाचा मारने वाले तमाचे का परीक्षण नहीं कर सकते कि ये सही पड़ा कि गलत पड़ा। ये तो भाई उनका जो परीक्षण करने वाली टेस्टिंग लैब है अपीलेट अथॉरिटी, वही उसको चेक करेगी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, डज द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एक्ट एंड द रूल्स डिस्कस। अमेंडमेंट का रजिस्ट्रेशन से लिंक्ड है, ये भी आपका एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। एक रजिस्ट्रेशन पर क्वेश्चन आ गया, दूसरा क्वेश्चन आया है यहां पर सेक्शन 120 के ऊपर। तो ये तो कोर फील्ड और नॉन कोर फील्ड के अंदर हमें चेंज करने होते हैं, 15 दिन के अंदर एप्लीकेशन देनी होती है। कोर फील्ड में अगर चेंज है तो अधिकारी हमारी एप्लीकेशन को बताएगा कि क्या किया उसने, एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, और अगर कोर फील्ड में चेंज नहीं है
तो फिर वो भाई साहब हमारा ऑटो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और मैं तो कह रहा हूं पोर्टल तुम्हारे सामने रख दिया जाए तो तुम्हारा चित्र बना के आ जाओगे और बता दोगे ऐसा ऐसे चेंज होगा, करके दिखा दोगे आप वहां पर। ठीक सर जी। उसके बाद सेक्शन 120 पर नॉन फाइलिंग ऑफ डिपार्टमेंटल अपील, लिस्ट द केसेस इन विच अपील इज नॉट टू बी फाइल्ड। किन किन के अंदर अपील फाइल नहीं कराई जा सकती है। तो सर जी वहां पर देखिए लिमिट की बात तो नहीं कर रखी ना, ठीक है। तो वहां पर वो कह रहे हैं कि भाई सेक्शन 120 के अंदर विद रेफरेंस टू प्रोविजन इतना, लिस्ट द केसेस इन विच अपील इज नॉट टू बी फाइल्ड, 120 को ध्यान में रखते हुए। तो अगर हम बात करते हैं डिपार्टमेंट की कि अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो 50 लाख, 100 लाख और 200 लाख की लिमिट्स हैं और उसकी तरह से बात करी जाएगी। 121 के अंदर कौन कौन से 4 केसेस जहां पर कोई अपील फाइल करने के लिए नहीं जा सकता। सर जी 4 केसेस हैं, सीजर है, प्रोसिक्यूशन है और आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट है और एक चार्ज वाला पॉइंट था। आगे क्या बोलते हैं सुनिए जरा, 14वां क्वेश्चन क्या कहता है आपके लिए। परसुएंट टू एन ऑडिट कंडक्टेड बाय द टैक्स अथॉरिटीज, टैक्स अथॉरिटीज ने एक ऑडिट कंडक्ट किया अंडर सेक्शन 65, एक्सरे कर दिया ऑफ सीजीएसटी एक्ट, शोकोज नोटिस, और एक्सरे के बाद सीधा शोकोज नोटिस आ गया। क्या सेक्शन 65 के बाद 73, 74 देसी इलाज लग सकता है? यस। सेक्शन 65 के बाद लग सकता है, सेक्शन 66 के बाद लग सकता है, 67 के बाद लग सकता है, स्क्रूटनी जो हो रही थी वहां के बाद लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वायरिंग देखी थी हमने इसके अच्छे से। तो हाँ, तो शोकोज नोटिस यहां पर आ जाता है। इश्यू टू होम फर्निचर्स, एक्सरे के बाद शोकोज नोटिस आ गया जी। सूरत, अ रजिस्टर्ड सप्लायर एलिजिंग दैट इट हैड रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी, इन्होंने आईटीसी को गलत तरीके से बुक किया है विदाउट एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स, बोगस इनवॉइस ले रखा। भाई साहब ये तो सिविल ऑफेंस भी है और ये क्रिमिनल ऑफेंस भी है, ध्यान दीजिएगा। फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है जी, इन द एब्सेंस ऑफ सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई फ्रॉम होम फर्निचर्स, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, इसको ध्यान रखना आगे जरूरत पड़ेगी। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स ने क्या किया, पास्ड एन एडजुडिकेशन ऑर्डर डेटेड इतना, रिसीव्ड बाय होम फर्नीचर, 22/8 को उन्हें ऑर्डर मिल गया, confirming a demand of 50 लाख and imposing a penalty equal to this under section 122। 122 में आती disputed amount और 100% of tax whichever is higher, तो 50 लाख रुपए की पेनल्टी यहां पर ठोक दी जाती। 50 लाख की टैक्स, 50 लाख की पेनल्टी। Home furnishers does not agree with the order passed by the joint commissioner. It decide to file an appeal with the appellate authority against the said adjudication order. It has approached you for seeking advice on the following issue in this regard। वो कुछ पूछना चाहता है आपसे, आप उसकी मदद कीजिएगा क्योंकि आप तो पूरा जीएसटी लगभग आपका खत्म हो चुका है, एक चैप्टर बचता है आपका ई वे बिल का। बोलता है कैन होम फर्निचर्स फाइल एन अपील टू अपीलेट अथॉरिटी अगेंस्ट द एडजुडिकेशन ऑर्डर पास्ड बाय द ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, इफ यस टिल व्हाट डेट कैन द अपील बी फाइल्ड। यस सर, अपील फाइल कर सकता है। और चूंकि इसको ऑर्डर मिला था 22/8 को, तो 22/8 से 3 महीने के अंदर अंदर ये व्यक्ति अपनी अपील फाइल कर सकता है। हालांकि 1 महीने का इसका जो डिले है वो कंडोन भी किया जा सकता है। तो 22/8 से 9, 10, 11, 22/11 तक ये अपनी अपील फाइल यहां पे कर सकता है, अपीलेट अथॉरिटी को ले जा सकता है। साथ में से प्री डिपॉजिट भी कुछ देना पड़ेगा। पूरा अमाउंट इसने क्लेम में डाल रखा है, तो 50 लाख का 10% 5 लाख रुपए यहां पर हो जाता है जो उसे प्री डिपॉजिट के रूप में देना पड़ेगा। हालांकि वो पूछ नहीं रहा है, सिर्फ इतना पूछा कि अपील में जा सकता है या नहीं, और अगर जा सकता है तो कब तक जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डज होम फर्नीचर नीड टू अप्रोच बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट अपीलेट अथॉरिटीज, क्या दोनों को इसे यहां पर अप्रोच करने की आवश्यकता है कि नहीं? नो। एज पर सेक्शन 6 एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, देयर इज एक्सटर्नल पावर एक्सचेंज बिटवीन द ऑफिसर्स। ये जुरिस्डिक्शन एरिया के हिसाब से सीजीएसटी एसजीएसटी एरिया के अंदर बटे हुए होते हैं मालिक। तो मेरे एरिया के अंदर चाहे सीजीएसटी और एसजीएसटी, चूंकि जैसे बताया गया था कि ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स है, मेरे एरिया में सीजीएसटी का बंदा बैठा हुआ था, तो वही यहां पर सारा कुछ हैंडल करके चलेगा, चाहे मामला सीजीएसटी का हो चाहे मामला आपका एसजीएसटी का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कोई दूसरे अधिकारी के पास नहीं जाना, तो सीजीएसटी तो उसी पे चला जाएंगे, एक पे ही बात करके चलेंगे जी। होम फर्नीचर इज ऑफ द व्यू दैट देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ पेइंग प्री डिपॉजिट। गलत सोच रहे हो आप, प्री डिपॉजिट यहां पे करना है। बिफोर फाइलिंग एन अपील विद द अपीलेट अथॉरिटी गिव योर ओपिनियन। तो 50 लाख के टैक्स ड्यूज बनते थे, 50 लाख का 10% 5 लाख रुपए हो जाता है, जो कि इन्हें प्री डिपॉजिट के रूप में देना पड़ जाएगा।
चलो साहब आगे बढ़ते हैं और आगे है क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए, और इसे आप काटा मार सकते हैं। और उसके बाद में फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, मिस किया हैड फाइल्ड। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में क्या था, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये वाला क्वेश्चन था ना। मिस्टर ए हैड फाइल्ड एन अपील बिफोर अपलेट ट्रिब्यूनल। तो बस नाम चेंज कर दिया है, बाकी क्वेश्चन आपका वही है। किया हैड फाइल्ड एन अपील बिफोर अपलेट ट्रिब्यूनल जी। उसके बाद में आता है इसमें आपका 17वें नंबर का क्वेश्चन, और के कह रहा भाई साहब इसके अंदर आकर कह रहा ब्रीफली एग्जामिन वेदर द अपील रिव्यू एप्लीकेशन फाइल्ड इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस इज विद इन द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द जीएसटी लॉ। करना क्या है आपने भाई साहब, मेरी बात सुनो, इस मंत्र को दिमाग में बिठा लो, डिवाइड एंड रूल। क्वेश्चन को 3 टुकड़ों में बांट दीजिए, ठीक है। जैसे ये तो खुद बटा हुआ क्वेश्चन है, अगर बड़ा क्वेश्चन तो पहले तो क्वेश्चन को छोटा छोटा कर दो, अगर अलग अलग पॉइंट्स है तो हर पॉइंट्स को क्वेश्चन मान के चलो आप। अब इसको 3 हिस्सों में तोड़ना है। फैक्ट्स, इश्यू क्या है, इसकी लीगल पोजीशन क्या है, और इसका कंक्लूजन क्या निकल कर आएगा। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हालांकि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं आदत बनाने के लिए, क्योंकि अगर आपको कहते हैं ना कि भाई 1 रुपये 2 रुपये आपको भाई नहीं वेस्ट नहीं करने चाहिए, ऐसे खर्चे नहीं करने चाहिए, वो भी बचत करनी चाहिए। एक ट्यूबलाइट भी एक्स्ट्रा जल रही है तो उसकी भी बचत करनी चाहिए। तो एक ट्यूबलाइट को आप अगर थोड़ा बंद रखते हैं या कम जलाते हैं तो उससे आपके बिजली के बिल पे कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ रहा। 100-200 रुपये मुश्किल से असर पड़ेगा, और वो भी ना पड़े, शायद 150 रुपये पड़ेगा। बट उससे क्या होता है ना कि आपकी एक हैबिट बनती है बचत करने की, और हैबिट सबसे बड़ी चीज होती है। हैबिट से ही व्यक्ति आगे तरक्कियों तक जाता है, और हैबिट से ही व्यक्ति गड्ढे में मिल जाता है। कहते हैं द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, हैबिट बनाते हैं, इसका पहले समरी करते हैं, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं सोचेंगे, कोई लॉ नहीं, कोई कुछ नहीं। बट हमारा दिमाग ऐसा है कि वो सारे काम इकट्ठे करना चाहता है कि क्वेश्चन भी पढ़ लूं, हाथ के हाथ उसका लॉ भी रिकॉल कर लूं, और हाथ के हाथ कंक्लूड भी कर डालूं, और इन तीनों प्रोसेस को इकट्ठा करने में बस मारा जाता है। वहीं आप गलती कर बैठते हो, हॉपलेस हो जाते हो, घबराहट पैदा हो जाती है अगर तीनों बात इकट्ठी आपको ना मिल पाए तो पहले मस्ती के साथ पढ़ेंगे सिर्फ क्वेश्चन, लॉ बिल्कुल भी रिकॉल नहीं करेंगे, वो कोई और काम करेगा। The adjudicating authority issued the adjudication order on 23rd April। एक एडजुडिकेशन ऑर्डर पास किया जाता है, एक डिमांड ऑर्डर बनाया गया है, और वो 23rd अप्रैल को बनाया गया है। बहुत अच्छी बात है। एंड द सेम इज कम्युनिकेटेड टू द टैक्स पेयर मिस्टर एक्स ऑन 28 अप्रैल। 28 अप्रैल को वो कम्युनिकेट हो जाता है कोई मिस्टर एक्स हैं टैक्स पेयर, जिनको वो इश्यू किया गया था। एक्स नाराज हो जाते हैं बाय द ऑर्डर बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एंड फाइल करता है अपील टू अपलेट ट्रिब्यूनल। एक्स चले जाते हैं अपलेट ट्रिब्यूनल को। कब जा रहे हैं साहब, ये जा रहे हैं भाई साहब 26 जुलाई को ये जा रहे हैं, ऐसे करके बता दिया जाता है। तो ये तो आगे इसके फैक्ट्स। पूछ क्या रहा है भाई साहब, ये टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड, तो कह रहा कि क्या ये टाइम से है, नहीं है, क्या है क्या नहीं, टाइम लिमिट पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसके पीछे का लॉ रिकॉल करते हैं। सेक्शन 107 के मुताबिक हमें पता है कि अगर एक टैक्स पेयर अपील करने के लिए जाता है तो उसके लिए समय सीमा होती है 3 महीने की, फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑर्डर हैज बीन इशूड और इट इज कम्युनिकेटेड। सब कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेट का मतलब होता है कि कौन से दिन इसे ऑर्डर की कॉपी मिल गई, वहां से 3 महीने का समय काउंट किया जाता है। 28 अप्रैल से अगर हम काउंट करके चलते हैं तो भाई साहब इसके जो 3 महीने पड़ेंगे ना, वो यहां पर आकर पड़ेंगे, लाइक 28/07 को होंगे। इसने अपील फाइल कर दी अपनी 26 तारीख को ही कर दी। इसका मतलब यह है कि इसने अपनी अपील टाइम से ही फाइल कर दी है, ऐसे करके, और टाइम से कर दी है तो कोई दिक्कत वाली बात दूर दूर तक नहीं है। हालांकि 1 महीने का एक्सटेंशन भी मिल जाता है। मैंने तो आपको अपील का फॉर्म भी दिखा रखा था, जहां पर हमें सारी चीजें देनी होती हैं, ग्राउंड्स ऑफ अपील भी देने होते हैं, और अगर हम डिले से जा रहे हैं तो डिले का रीजन भी हमें वहां पर चैट बॉक्स के अंदर लिखना होता है। वैसे करके हमारी बात हुई थी मालिक। आगे बोलता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी passed the order on 3rd March and communicated on the same day to the commissioner। अच्छा, the commissioner direct the subordinate officer to file a review application with the appellate authority, और the subordinate officer filed the review application on 23rd September।
ये आपका रिवीजन हो गया सेक्शन नंबर 108 के अंदर, जहां पर हम रिवीजन अथॉरिटी, हम नहीं, डिपार्टमेंट रिवीजन अथॉरिटी के पास में जाता है। हमें अच्छे से पता है, वो डायग्राम में लिखी हुई लिमिट हमें आज भी याद आ रही है। 6 महीने का समय होता था, 1 महीने का इनको एक्सटेंशन मिल सकता है। 6 महीने से पहले नहीं जा सकते, जो हमारी रिवीजन अथॉरिटी थी, 6 महीने के बाद ही उसमें जाया जा सकता है। और क्योंकि 6 महीने तक तो इनके पास जाने के लिए समय सीमा अपलेट अथॉरिटी के पास में होती है साहब, और उसके बाद में फिर ये रिवीजन अथॉरिटी में अगर जाना है तो फिर ये जा सकते हैं सेक्शन 108 के अंदर। ये कहाँ जाने की बात कर रहा है, एक बार फिर से देखते हैं। द कमिश्नर डायरेक्ट्स हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर टू फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन विद द अपीलेट अथॉरिटी। जी मालिक ध्यान दीजिएगा, ये रिव्यू अथॉरिटी के पास में नहीं जा रहा है, ये सेक्शन 107 के अंदर ही है। तो 6 महीने का समय होता है, 1 महीने का समय और एक्स्ट्रा आपको मिल सकता है। तो यहां से अगर यहां तक देखें, 3 मार्च से देख के चलें 23 सितंबर तक, तो मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 3 सितंबर को यहां पर दिन इसके पूरे हो जाते हैं। लेकिन ये भाई साहब जा रहे हैं बड़वा करके लेट लतीफ, 23 सितंबर को जारिया है, तो बताइए जा सकता है कि नहीं जा सकता? जा सकता है। क्यों? क्योंकि 1 महीने का एक्सटेंशन इसका कंडोन किया जा सकता है डिजर्विंग केसेस के अंदर जाकर। तो 1 महीना इस बंदे को और मिल जाएगा, जो कि डेट हमारी अक्टूबर तक चली जाती है। तो ऐसे करके इस बंदे को ये 3 अक्टूबर तक अपना जा सकता था दिल्ली के साथ में। तो ये 23 सितंबर को ही चला गया है, तो इसकी एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात दूर दूर तक मालिक नहीं है। इस प्रकार से हमारी ये वाली बात भी यहां पर आकर संपन्न हो जाती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। सारे क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा मालिक, सारे क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप करें इनको, मस्ती के साथ में, मौज के साथ में। ठीक है, तो चलो मेरे बच्चा, आज के लिए इतना ही। और जीएसटी एट 360 डिग्री। चलो साहब, बाय, टाटा एंड लव यू।